नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अभी की दुनिया एकेडी चैनल में। आज 14 अक्टूबर 2021 को द हिंदू न्यूज़पेपर के सभी महत्वपूर्ण समाचारों को पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज के समाचारों की जो सबसे बड़ी न्यूज है उसका टाइटल है इंडिया रिजेक्ट्स चाइनाज अपोजिशन टू वेंकैयाज अरुणाचल ट्रिप। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। भारत ने वेंकैया की अरुणाचल यात्रा पर चीन के विरोध को खारिज किया। लद्दाख में उनके बीच जारी तनाव के बीच भारत और चीन ने बुधवार को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की अरुणाचल यात्रा पर तीखे बयानों का आदान प्रदान किया। नई दिल्ली ने कहा कि उसने यात्रा का दृढ़ता से विरोध करने वाले चीनी बयान को अस्वीकार किया। बुधवार को चीनी विदेश मंत्रालय ने यात्रा पर एक चीनी राज्य मीडिया के सवाल के जवाब में एक बयान जारी किया, जिसमें भारत से ऐसी कार्रवाई बंद करने को कहा जो सीमा मुद्दे को जटिल और विस्तारित करेगी। श्री नायडू पूर्वोत्तर के दौरे पर सप्ताहांत में अरुणाचल प्रदेश में थे। विदेश मंत्रालय MEA ने कहा कि वह ऐसी टिप्पणियों को अस्वीकार करता है। अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, भारतीय नेता नियमित रूप से अरुणाचल प्रदेश की यात्रा करते हैं, जैसा कि वे भारत के किसी अन्य राज्य में करते हैं। भारतीय नेताओं की भारत के एक राज्य की यात्रा पर आपत्ति करना भारतीय लोगों के तर्क और समझ के लिए खड़ा नहीं है, अर्थात भारतीय लोगों के तर्क और समझ के लिए बहुत उचित नहीं है। किसी भारतीय नेता के अरुणाचल जाने पर ना तो चीन बयान जारी करना और ना ही भारत की उस पर प्रतिक्रिया देना अपने आप में असामान्य था। जो नया था वो यह था कि एक्सचेंज की तीक्ष्णता संबंधों की वर्तमान स्थिति को रेखांकित करते हुए 1988 के बाद से सबसे कम 18 महीने तक चलने वाले LAC संकट के साथ अभी भी अनसुलझा है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। न्यूज का टाइटल, पंजाब अनहैप्पी आफ्टर सेंटर इनहेंसेस पावर्स ऑफ BSF। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। केंद्र द्वारा BSF के अधिकार बढ़ाने से पंजाब नाखुश। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने असम, पश्चिम बंगाल और पंजाब में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 50 किलोमीटर के भीतर सीमा सुरक्षा बल BSF गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती की शक्तियों को बढ़ा दिया है। 11 अक्टूबर को भारत के राजपत्र में प्रकाशित एक अधिसूचना के अनुसार BSF संघ के तहत एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए इस तरह की संचालन शक्तियां जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होंगे। इससे पहले BSF की सीमा गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 80 किलोमीटर, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में 15 किलोमीटर तक तय की गई थी। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने संघवाद पर हमले के रूप में इस कदम की आलोचना की और निर्णय को वापस लेने की मांग की। 11 अक्टूबर की अधिसूचना BSF अधिनियम 1968 के तहत 2014 के एक आदेश की जगह लेती है, जिसमें मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय राज्यों को भी शामिल किया गया था। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है, आफ्टर डिप इन कोविड हिट फर्स्ट क्वार्टर इन्वेस्टमेंट रिकवर। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। कोविड हिट पहली तिमाही गिरावट के बाद निवेश ठीक हो गया। प्रोजेक्ट्स टुडे के नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष की पहली तिमाही में कोविड हिट में गिरावट के बाद जुलाई और सितंबर के बीच निवेश गतिविधि में तेजी से उछाल आया। 2021-22 की पहली छमाही में नई निवेश प्रतिबद्धताओं को पूर्व महामारी के स्तर पर 13.5% बढ़ा दिया। दूसरी तिमाही में पिछली तिमाही की तुलना में ताजा निवेश में लगभग 15% की वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें 2,669 नई परियोजनाएं 3.84 लाख करोड़ से अधिक की हैं, जो मुख्य रूप से केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और कुछ निजी निवेशों द्वारा प्रेरित हैं। अप्रैल और जून के बीच निवेश में क्रमिक रूप से 18% की गिरावट आई थी, क्योंकि दूसरी कोविड लहर ने लॉकडाउन शुरू कर दिया था, लेकिन प्रतिबंधों को उठाने से कैपेक्स गतिविधि फिर से शुरू हो गई। हालांकि विनिर्माण निवेश में
उछाल देखा गया, बुनियादी ढांचे और सिंचाई निवेश में गिरावट भी आई। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है प्रोपोज्ड पॉलिसी में कट अलवर पानीपत पार्ट्स ऑफ मुजफ्फरनगर फ्रॉम एनसीआर। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। प्रस्तावित नीति पानीपत मुजफ्फरनगर के कुछ हिस्सों को एनसीआर से काट सकती है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि राजस्थान में अलवर, हरियाणा में पानीपत और उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर के कुछ हिस्सों को एनसीआर योजना बोर्ड एनसीआरपीबी द्वारा अनुमोदित नीति के आधार पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर से हटाया जा सकता है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप पुरी की अध्यक्षता में एक बैठक में एनसीआरपीबी ने फैसला किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग जैसे प्रमुख परिवहन गलियारों के साथ साथ दिल्ली में राजघाट से 100 किलोमीटर के दायरे के साथ साथ प्रत्येक दिशा में 1 किलोमीटर के सिद्धांत के आधार पर एनसीआर का परिसीमन किया जाएगा। एक्सप्रेसवे, राज्य राजमार्ग और क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम सूत्रों के मुताबिक हरियाणा ने और भी छोटे दायरे की मांग की थी, हालांकि 100 किलोमीटर के सिद्धांत पर सहमति बनी थी। एक अधिकारी ने कहा कि एनसीआर पीबी के भीतर एक विचार था कि एनसीआर भारी हो गया था। मसौदा क्षेत्रीय योजना 2041 नवंबर तक प्रकाशित किया जाएगा और 30 दिनों के लिए जनता की टिप्पणियों के लिए खुला रहेगा। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। न्यूज का टाइटल है हेली हब टू कम अप इन गुरुग्राम। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। गुरुग्राम में बनेगा हेली हब। हरियाणा सरकार गुरुग्राम में हेली हब स्थापित करने के लिए जमीन की पहचान करेगी और इस संबंध में केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजेगी। राज्य द्वारा वायु टरबाइन ईंधन पर वैट को 20% से घटाकर 1% करने का भी निर्णय लिया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया से मुलाकात कर हरियाणा में विभिन्न नागरिक उड्डयन परियोजनाओं पर चर्चा की। राज्य में एयर टरबाइन ईंधन पर वैट में कमी और हेली हब, नागरिक उड्डयन विश्वविद्यालय, ड्रोन स्कूल और उपग्रह केंद्र की स्थापना के बारे में चर्चा हुई। एकीकृत विमानन हब का विकास, हवाई पट्टी करनाल, हवाई पट्टी अंबाला, पायलट ट्रेनिंग स्कूल और भिवानी पर भी चर्चा की गई। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। ये न्यूज का टाइटल है टीन प्रेगनेंसीज पोज अ चैलेंज इन राजस्थान। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। राजस्थान में किशोर गर्भधारण एक चुनौती है। बाल विवाह के उच्च प्रसार के बीच राजस्थान में किशोरों के प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों को हल करने में किशोर गर्भधारण को कम करना सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि 1/3 से अधिक लड़कियों की शादी 18 साल की उम्र पार करने से पहले ही हो जाती है और 15 से 19 साल की उम्र की 6.3% लड़कियां पहले से ही मां हैं या गर्भवती या यौन और प्रजनन स्वास्थ्य में निवेश राज्य के लिए महत्वपूर्ण है। इन निष्कर्षों के साथ राजस्थान में किशोरों में निवेश पर रिटर्न यौन और प्रजनन स्वास्थ्य नामक एक नए अध्ययन ने लाभ लागत अनुपात की गणना करके निष्कर्ष निकाला है कि किशोरों की अधूरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खर्च किए गए प्रत्येक 100 रुपए के लिए बचाई गई स्वास्थ्य देखभाल लागत के संदर्भ में लगभग 300 रुपए की वापसी हुई है। यह हस्तक्षेपों से स्वास्थ्य और आर्थिक लाभ में लाभ की बहुत अधिक संभावना को इंगित करता है। मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार अरविंद मायाराम ने प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए नए मानकों और दिशा निर्देशों को विकसित करने के सुझाव के साथ हाल ही में जनसंख्या फाउंडेशन ऑफ इंडिया पीएफआई द्वारा किए गए अध्ययन को जारी किया। डॉक्टर मायाराम ने कहा कि चूंकि किशोरों में राज्य की आबादी का 23% हिस्सा है, इसलिए प्रभावी रणनीतियों के माध्यम से उनके जनसांख्यिकीय लाभांश का दोहन किया जा सकता है। अध्ययन में कहा गया कि हस्तक्षेप से संभावित स्वास्थ्य लाभ 1.45 लाख अवांछित गर्भधारण, 1.46 लाख अवांछित जन्म, 14,000 से अधिक असुरक्षित गर्भपात और 7,000 से अधिक शिशुओं और 300 गर्भवती महिलाओं की
मृत्यु 2021 और 2025 के बीच रोक सकते हैं। यह 2025 तक 7,321 शिशुओं और 343 मातृ जीवन को भी बचा सकता है और विकलांगता समायोजित जीवन वर्षों में महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त कर सकता है, जो कि समग्र बीमारी के बोझ का एक उपाय है। निष्कर्षों से यह भी पता चला है कि साप्ताहिक आयरन और फॉलिक एसिड सप्लीमेंट WIFS में प्रति व्यक्ति ₹1 का निवेश किशोरों में उत्पादकता हानि के मामले में लगभग ₹2 से ₹20 तक बचा सकता है। इस लाभ को पुनः प्राप्त करने के लिए राज्य को 6.6 करोड़ से 8 करोड़ रुपए का वार्षिक निवेश करने की आवश्यकता होगी, ताकि रिटर्न में 13.2 करोड़ का लाभ प्राप्त हो सके। स्कूल में और स्कूल न जाने वाले किशोरों के कम से कम 50% के कवरेज को प्राप्त करने के लिए राज्य को WIFS की अपनी पहुंच 9.2% के मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 25% करने की आवश्यकता होगी। इसी तरह एक वर्ष के लिए किशोर लड़कियों को सैनिटरी पैड के प्रावधान का लाभ लगभग 4:1 होगा। यह दर्शाता है कि इस हस्तक्षेप में निवेश किया गया प्रत्येक रुपया शैक्षिक उपलब्धि में नुकसान को टालकर ₹4 का रिटर्न देगा। अध्ययन के अनुसार संरचनात्मक गरीबी, सामाजिक भेदभाव, प्रतिगामी सामाजिक मानदंडों, अपर्याप्त शिक्षा और कम उम्र में शादी और बच्चे पैदा करने के कारण यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं। अध्ययन ने 2021 से 2025 की अवधि में आधुनिक गर्भ निरोधक प्रसार दर को मौजूदा 10.1% से बढ़ाकर 32% करने की सिफारिश की। कुल संख्या में राज्य को अतिरिक्त 2.53 लाख उपयोगकर्ताओं को गर्भ निरोधक और अतिरिक्त 75,000 उपयोगकर्ताओं को व्यापक गर्भपात देखभाल सेवाएं प्रदान करनी होंगी। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है आंध्र प्रदेश 620 रैक्स ऑफ कोल पर डे। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश प्रतिदिन कोयले के 20 रैक चाहता है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि वह अपने ताप विद्युत संयंत्रों को प्रतिदिन 20 रैक कोयले का आवंटन करे और बिजली खरीद समझौते या कोयला लिंकेज वाले फंसे हुए या गैर कार्यरत पिट हेड संयंत्रों को आपातकालीन आधार पर पुनर्जीवित करने में मदद करने के लिए अनुरोध किया है। 5,010 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता के मुकाबले एपीजेनको कोयले की गंभीर कमी के कारण 2,300 मेगावाट और 2,500 मेगावाट के बीच उत्पादन कर रही है। रॉयल सीमा थर्मल पावर प्लांट की कुछ इकाइयां और श्री दामोदरम संजीवया थर्मल पावर स्टेशन की एक यूनिट को बंद कर दिया गया है, जबकि डॉक्टर नरला टाटा राव थर्मल पावर स्टेशन कोयले की कमी के कारण अपनी क्षमता से कम बिजली पैदा कर रहे हैं। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि देश भर में कोयले की उच्च मांग और कम आपूर्ति के कारण बिजली खरीद दर 4.5% की औसत लागत के मुकाबले ₹20 प्रति यूनिट तक बढ़ गई। इसी समय अक्टूबर 2021 में औसत बिजली की मांग बढ़कर 190 मिलियन यूनिट प्रतिदिन हो गई, जो पिछले वर्ष इसी महीने के दौरान 160 मिलियन यूनिट थी। राज्य की कुल स्थापित क्षमता सभी स्रोतों के अनुसार अब तक 18,533 मेगावाट है, जिसमें से 8,075 मेगावाट सौर और पवन ऊर्जा से आती है, लेकिन यह उनके परिवर्तनशील प्रकृति के कारण बेस लोड को बनाए रखने में मदद नहीं करता है। राज्य में 908 मेगावाट की स्थापित गैस आधारित बिजली क्षमता है, लेकिन आवश्यक गैस की अनुपलब्धता के कारण केवल 100 मेगावाट ही उत्पन्न हो रही है। हिंदुजा नेशनल पावर कॉरपोरेशन का 1,040 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामलों में फंस गया है। विज्ञप्ति के अनुसार एपीजेनको के ताप संयंत्रों को सितंबर 2021 में 70,000 टन की मांग के मुकाबले औसतन 24,000 टन कोयला प्रतिदिन प्राप्त हुआ है। हाल ही में राज्य सरकार के अनुरोध पर आपूर्ति बढ़कर 40,000 टन हो गई है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। टाइटल है
पॉलिटिकल पुश फॉर बाइफ्यूरिकेटिंग मेघालय। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। मेघालय को विभाजित करने के लिए राजनीतिक धक्का। मेघालय को जातीय आधार पर विभाजित करने की मांग को 3 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव से पहले राजनीतिक धक्का लगा है। हिल स्टेट पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और गारो हिल स्टेट मूवमेंट कमेटी ने 12 अक्टूबर को 2 राज्यों की सीमाओं के सीमांकन के लिए एक पैनल का गठन किया, जिसमें मेघालय को विभाजित करने की परिकल्पना की गई। एक राज्य गारो के लिए और दूसरा खासी जयंतिया समुदायों के लिए होगा। HSPDP मेघालय में नेशनल पीपुल्स पार्टी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार का एक घटक है, जिसमें भाजपा की भी भागीदारी है। HSPDP के अध्यक्ष KP पांग्यांग ने कहा कि हम खासी जयंतिया और गारो लोगों के लिए बनाए जाने वाले अलग अलग राज्यों की सीमाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित और सीमांकित करना चाहते हैं, ताकि हमें असम जैसी समस्या का सामना न करना पड़े। जुलाई में HSPDP और GHSMC गारो नेशनल काउंसिल नामक एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल सहित 7 गारो संगठनों का एक समूह ने राज्य के विभाजन के लिए एक संयुक्त धक्का देने का फैसला किया। श्री पांग्यांग ने कहा कि हम खासी जयंतिया के लिए एक अलग राज्य के निर्माण की अपनी मांग को सही ठहराने के लिए स्थानीय भाषाओं में पुस्तिकाएं जारी करेंगे। कई चरमपंथी समूहों द्वारा इसी तरह के उद्देश्य के लिए हथियार उठाए जाने के बाद दिसंबर 2018 में GHSMC ने एक अलग गारोलैंड की मांग को पुनर्जीवित किया। पूर्व चरमपंथी नेता इस नए सिरे से आंदोलन का हिस्सा हैं। मेघालय में 11 में से 15 जिलों और 60 विधानसभा सीटों में से 24 वाले गारो हिल क्षेत्र 10,102 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार इस क्षेत्र में 13.94 लाख लोग थे, जबकि खासी जयंतिया हिल क्षेत्र में 15,546 वर्ग किलोमीटर में फैले 22.44 लाख लोगों की तुलना में मार्च 2014 में विधानसभा ने पश्चिमी क्षेत्र में गारोलैंड के निर्माण के लिए एक प्रस्ताव को खारिज कर दिया। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज टाइटल है अगानी ग्रुप टू टेक ओवर एयरपोर्ट ऑपरेशंस फ्रॉम टुडे। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। अडानी ग्रुप आज से हवाई अड्डों का संचालन संभालेगा। अडानी समूह गुरुवार से तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के संचालन और प्रबंधन को संभालेगा। अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी अडानी तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ATIAL को हवाई अड्डे का औपचारिक हस्तांतरण 14 अक्टूबर की सुबह होगा। अहमदाबाद स्थित समूह के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के साथ रियायत समझौते के तहत ATIAL अगले 50 वर्षों के लिए हवाई अड्डे का संचालन, प्रबंधन और विकास करेगा। समूह के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बुनियादी ढांचे का विकास और तिरुवनंतपुरम के लिए और उड़ानें आकर्षित करना इसकी तत्काल प्राथमिकताओं में से एक होगा। यह अधिग्रहण केरल सरकार और हवाई अड्डा प्राधिकरण कर्मचारी संघ के विरोध के बीच हुआ, जिसने हवाई अड्डे के निजीकरण के खिलाफ अदालत का रुख किया था। केरल उच्च न्यायालय द्वारा स्थानांतरण का विरोध करने वाली याचिका को खारिज करने के बाद पिछले साल नवंबर में राज्य सरकार और कर्मचारी संघ ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। पिछले साल अगस्त में केरल विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें निजीकरण की बोली की धज्जियां उड़ाई गईं और केंद्र सरकार से हवाई अड्डा प्रबंधन को राज्य सरकार द्वारा संचालित एक विशेष प्रयोजन वाहन को सौंपने की मांग की गई। अडानी समूह तिरुवनंतपुरम जिले में 7,525 करोड़ रुपए की विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह परियोजना के लिए भी रियायत करता है। 1932 में स्थापित तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे को 1991 में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टैग प्राप्त हुआ। अडानी प्राइजेस लिमिटेड AAI के एक प्रस्ताव के बाद फरवरी 2019 में तिरुवनंतपुरम में एक सहित 5 हवाई अड्डों के लिए सबसे अधिक बोली लगाने वाला बन गया। राज्य द्वारा संचालित केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम ने भी तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे के लिए बोली में भाग लिया, लेकिन हार गया। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त
समाप्त हो जाती है। डी न्यूज का टाइटल है 14 न्यू जजेस फॉर एसीज ऑफ तेलंगाना, केरला एंड ओडिशा। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। तेलंगाना, केरल और उड़ीसा के उच्च न्यायालयों के लिए 14 नए न्यायाधीश। कानून मंत्रालय ने बुधवार को तेलंगाना, उड़ीसा और केरल उच्च न्यायालयों में 14 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति को अधिसूचित किया। नियुक्ति लोगों में से 12 न्यायिक अधिकारी जेओ हैं, एक वकील हैं और एक आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ITAT का सदस्य हैं, जबकि 7 न्यायाधीशों को तेलंगाना उच्च न्यायालय में नियुक्त किया गया था, 4 को केरल उच्च न्यायालय में नियुक्त किया गया और अन्य 3 न्यायाधीशों को उड़ीसा उच्च न्यायालय में नियुक्त किया गया। पी माधवी देवी एक ITAT सदस्य हैं, जिन्हें तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। उनके अलावा तेलंगाना उच्च न्यायालय में नियुक्त अन्य महिला न्यायाधीशों में पी श्री सुधा, श्री सुमलता और जी राधा रानी शामिल हैं। नियुक्त किए गए अन्य में M लक्ष्मण, N तुकाराम जी और A वेंकटेश्वर रेड्डी हैं। केरल उच्च न्यायालय के लिए सभी 4 नियुक्त के नाम हैं चंद्रशेखरन कार्थ जयचंद्रन, सोफी थॉमस, पुथेन विडु गोपाला पिल्लई, अजीत कुमार और चंद्रशेखरन सुधा, जो अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं। उड़ीसा उच्च न्यायालय में अधिवक्ता मृगंका शेखर साहू को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, जबकि 2 जेओ राधा कृष्ण पटनायक और शशिकांता मिश्रा को न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया है। सभी नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिशों का हिस्सा हैं। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल गति शक्ति विल बूस्ट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स PM। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। गति शक्ति से बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा PM। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को परिवहन के सभी साधनों में कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को सिंक्रोनाइज करने के लिए एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान PM गति शक्ति की शुरुआत की और कहा कि भारत को दुनिया की व्यावसायिक राजधानी बनने के अपने सपने को साकार करने में मदद करेगा। देश के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आलोचना करने के लिए कुछ राजनीतिक दलों को लेते हुए श्री मोदी ने कहा कि बुनियादी ढांचे का विषय भारत के अधिकांश राजनीतिक दलों के लिए प्राथमिकता नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि यह उनके घोषणा पत्र में भी दिखाई नहीं दिया है। इस तथ्य के बावजूद कि यह विश्व स्तर पर स्वीकार किया जाता है कि सतत विकास के लिए गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे का निर्माण एक सिद्ध तरीका है जो कई आर्थिक गतिविधियों को जन्म देता है और बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करता है। पानी जैसी अन्य उपयोगिताओं द्वारा आवश्यक कार्यों के लिए केवल नए सिरे से खोदी जाने वाली सड़कों के सामान्य उदाहरणों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि समन्वय की कमी और विभागों के रूप में अग्रिम सूचना साझा करने की कमी के कारण माइक्रो प्लानिंग और सूक्ष्म कार्यान्वयन के बीच एक व्यापक अंतर था। साइलो में सोचो और काम करो। उन्होंने कहा कि इससे निर्माण में बाधा आ रही है और बजट संसाधनों की बर्बादी हो रही है। दादरी का उदाहरण देते हुए जहां एक एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप आ रही थी, प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को समान प्लग एंड प्ले बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है ताकि निवेशक बस आ सकें और निर्बाध रूप से काम कर सकें। ग्रेटर नोएडा के दादरी की तरह इस तरह के एक एकीकृत टाउनशिप को पूर्वी और पश्चिमी समर्पित ट्रेंट कॉरिडोर से जोड़ा जा सकता है। उसके लिए साथ में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब बनाए जाएंगे जिसमें अत्याधुनिक रेलवे टर्मिनस, इंटर और इंट्रा स्टेट बस टर्मिनस, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम और अन्य सुविधाएं होंगी। उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में इनका निर्माण करके भारत दुनिया की व्यापारिक राजधानी बनने के सपने को साकार कर सकता है। हमारे लक्ष्य असाधारण हैं और इसके लिए असाधारण प्रयासों की आवश्यकता होगी। इन लक्ष्यों को साकार करने में PM गतिशक्ति सबसे अधिक मददगार होगी। जिस तरह जैम यानी कि जन धन, आधार, मोबाइल ट्रिनिटी ने लोगों तक सरकारी सुविधाओं की पहुंच में क्रांति ला दी है, उसी तरह PM गतिशक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी ऐसा ही करेगी। श्री मोदी ने ऐसा कहा। 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभालने के बाद अपने शुरुआती निष्कर्षों को याद करते हुए श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने सैकड़ों
रुकी हुई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की और सभी परियोजनाओं को एक मंच पर रखने का फैसला किया और बाधाओं को दूर करने का प्रयास किया। अब संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण के साथ समन्वय अंतराल के कारण होने वाली देरी से बचकर सरकार की सामूहिक शक्ति को योजनाओं को पूरा करने में लगाया जा रहा है। उन्होंने रेलवे लाइन विद्युतीकरण से लेकर गैस पाइपलाइन, मेट्रो रेल सेवाओं और मेगा फूड पार्कों तक के क्षेत्रों में पिछले 7 वर्षों में बेहतर बुनियादी ढांचे के परिणामों का हवाला देते हुए कहा कि इस वजह से कई अधूरी परियोजनाएं अब दशकों से पूरी हो रही हैं। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट दोनों ही सेक्शंस में दिया गया है, तो आप वहां पे जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अगली न्यूज का टाइटल है गियर फॉर साइबर वॉरफेयर, स्वामी टेल्स श्रीलंका। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। साइबर युद्ध के लिए कमर कस लें, स्वामी ने श्रीलंका से कहा। भाजपा नेता और राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी ने बुधवार को कहा कि श्रीलंका को 21वीं सदी की राष्ट्रीय सुरक्षा की मांगों को पूरा करने के लिए अपनी क्षमताओं को बढ़ाकर साइबर युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। श्रीलंका के रक्षा मंत्रालय के तहत स्थापित एक थिंक टैंक अपने आधिकारिक निवास टेम्पल ट्रीज में नवरात्रि समारोह के लिए प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे के निमंत्रण पर श्रीलंका का दौरा करते हुए श्री स्वामी ने राष्ट्रीय सुरक्षा अध्ययन संस्थान में बात की। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में राष्ट्रीय सुरक्षा का मतलब सेना या हवाई जहाज को ऊपर से उड़ाना नहीं है। कोई भी देश छोटा या बड़ा नहीं है। साइबर युद्ध को पूरा करने की उनकी तैयारी के अनुसार सभी देश महाशक्तियां हैं या कुछ भी नहीं है। देशों को अपने उद्देश्यों, प्राथमिकताओं, रणनीति और संसाधन जुटाने के काम करने की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के 4 स्तंभ करार दिए। बाद के सवालों के जवाब में श्री स्वामी ने गृह युद्ध, लिट्टे द्वारा राजीव गांधी की हत्या पर अपना दृष्टिकोण साझा किया, भारत और चीन के बीच मौजूदा तनाव और शक्तियों और उभरती भू राजनीतिक गतिशीलता के बीच संभावित युद्ध, भारत लंका संबंधों पर उन्होंने देखा कि राजपक्षे सरकार के सत्ता में आने के बाद से श्रीलंका को भारत से कच्चा सौदा मिला था और इसे ठीक करने की मांग की गई थी। इससे पहले श्री स्वामी ने राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे से मुलाकात की और श्रीलंका और भारत के बीच मजबूत मैत्रीपूर्ण संबंध की वकालत की। राष्ट्रपति कार्यालय से एक बयान में ऐसा कहा गया। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है स्टिकी एडिबल ऑयल प्राइसेस लीड टू ड्यूटी। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। खाद्य तेल की कीमतों में स्थिरता के कारण शुल्क में कटौती। खाद्य तेलों में लगातार उच्च मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने कच्चे पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी के बीज के तेल को सीमा शुल्क से छूट देने का फैसला किया है और 14 अक्टूबर से उनके आयात पर लगाए गए कृषि अवसंरचना और विकास उपकर AIDC को घटा दिया है 31 मार्च 2022 तक के लिए। खाद्य ग्रेड पाम, सूरजमुखी और सोयाबीन तेलों पर सीमा शुल्क लगभग उसी अवधि के लिए 32.5% से घटकर 17.5% किया जा रहा है। उनके आयात पर कोई उपकर नहीं लगाया गया है। सितंबर के लिए खाद्य तेलों और वसा में 34.2% की उच्च खुदरा मुद्रास्फीति से सरकार की ओर से एक नया हस्तक्षेप शुरू हुआ है। यहाँ तक कि हेडलाइन मुद्रास्फीति 4.2% तक ठंडा हो गई और उपभोक्ता खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति गिरकर केवल 0.68% हो गई। EY में टैक्स पार्टनर अभिषेक जैन ने कहा, इस फैसले से खाद्य तेल बढ़ती कीमतों के बीच उपभोक्ताओं पर कीमतों का बोझ कम करने में मदद मिलेगी। कच्चे पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी के बीज के तेल के आयात पर 2.5% का मूल सीमा शुल्क और 20% का AIDC लगता है। अगले साल मार्च के अंत तक सीमा शुल्क को शून्य कर दिया गया है, जबकि कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी के बीज के तेल के लिए उपकर को घटाकर 5% कर दिया गया है। कच्चे पाम तेल के मामले में AIDC उपकर मूल्य 20% के बजाय
7.5% आंका गया है। तो इसी के साथ समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है NLCIL टू रैंप अप कोल प्रोडक्ट। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। NLCIL कोयला उत्पादन बढ़ाएगा। राज्य के स्वामित्व वाली NLC इंडिया लिमिटेड NLCIL ने मंगलवार को कहा कि वह मांग में वृद्धि को पूरा करने के लिए चालू वर्ष से ओडिशा के तालाबीरा में अपने कोयला ब्लॉकों से कोयला उत्पादन बढ़ाकर 10 मिलियन टन प्रतिवर्ष करेगी। नेवेली तालाबीरा थर्मल पावर प्लांट जैसे अंतिम उपयोगकर्ता संयंत्रों के लिए कोयलरी के इष्टतम उपयोग के लिए कोयला खान विशेष प्रावधान अधिनियम 2015 के तहत केंद्र सरकार द्वारा 2 मई 2016 को तालाबीरा और ब्लॉक NLCIL को आवंटित किए गए थे और ये ब्लॉक हैं NTTPP और NDPL। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है किड्स फ्रॉम नेपाल एड टू इंडियाज दार्जिलिंग टी वरीज। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। नेपाल के डुप्लीकेट भारत की दार्जिलिंग चाय की चिंताओं को बढ़ाते हैं। केनिया और श्रीलंका से आयातित सस्ती चाय का मुकाबला करने के वर्षों के बाद भारत में पेय उद्योग के लिए एक नई चिंता है नेपाल से लाई गई नकली दार्जिलिंग चाय। टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया TAI ने नेपाल मूल चाय पर लाल झंडा उठाया है, जो कथित तौर पर प्रीमियम दार्जिलिंग चाय के रूप में घरेलू बाजार में बेची जाती है, जिससे दार्जिलिंग चाय की ब्रांड छवि कमजोर होती है और कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। टी बोर्ड ने सीमा शुल्क, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के साथ मिलकर दार्जिलिंग ब्रांड को हुए नुकसान की जांच के लिए एक ठोस प्रयास की आवश्यकता थी। TAI ने सस्टेनेबिलिटी पर एक पेपर में कहा कि भारत में चाय उद्योग का व्यापार 2009 में हस्ताक्षरित व्यापार पर एक संशोधित संधि ने भारत और नेपाल के बीच माल के मुक्त और निर्बाध प्रवाह की अनुमति दी थी, लेकिन यह कुछ नियमों की अनदेखी का कारण नहीं होना चाहिए। एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा FSSAI के अनुरूप नहीं होने वाली चाय की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और भारतीय उपभोक्ताओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए परीक्षण मापदंडों में कोई ढील नहीं दी जानी चाहिए। भारत और नेपाल के बीच मौजूदा व्यापार देश में उत्पादों की अनुमति देने से पहले अनिवार्य सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी प्रमाण पत्र की अनुमति देता है। इसे सख्ती से लागू किया जाना चाहिए और तदनुसार एक अधिसूचना जारी की जा सकती है। TAI ने बताया कि मुख्य रूप से केनिया और श्रीलंका से खराब गुणवत्ता वाली चाय के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देना नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के आत्मनिर्भर और स्थानीय के लिए मुखर दृष्टिकोण को कमजोर कर रहा है। यदि यह घरेलू चाय उत्पादकों के लिए पर्याप्त हानिकारक नहीं थे, तो चाय बोर्ड के डेटा रिकॉर्ड बताते हैं कि पिछले 3 वर्षों में आयात किए गए 60.35% मिलियन किलोग्राम चाय में से 23.43 मिलियन किलोग्राम का पुनः निर्यात किया गया। यह तथ्य इस बात को रेखांकित करता है कि 36.92 मिलियन किलोग्राम आयातित चाय भारत में खाद्य सुरक्षा मानक पैकेजिंग और लेबलिंग विनियम 2011 के उल्लंघन में बेची गई है। सभी आयात और पुनः निर्यात विवरण अनिवार्य रूप से जमा करने की मांग करते हुए चाय बोर्ड ने इसे उत्पत्ति का मजबूत नियम बताया है। सभी आयातों के लिए सभी सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी प्रमाणन का अनिवार्य उत्पादन और FSSAI नियमों के अनुसार आयातित चाय की प्रत्येक खेप की अनिवार्य जांच का भी प्रस्ताव रखा। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। ये न्यूज का टाइटल है गिव जैब्स टू चिल्ड्रन हु नीड इट मोस्ट। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। जैब्स उन बच्चों को दे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है। विशेषज्ञों के अनुसार बच्चों में जटिलताएं, गंभीर या कोविड-19 के कारण मृत्यु होने की संभावना बहुत कम है। यहाँ तक कि सबसे कम उम्र के वयस्क के विपरीत बच्चों में किसी भी बुरे परिणाम से पैदा हुई घबराहट वास्तव में संपूर्ण बाल चिकित्सा टीकाकरण प्रक्रिया के लिए प्रतिकूल हो सकती है। भारत में बच्चों में कोविड-19 टीकाकरण के संतुलन लाभों और जोखिमों के बारे में बोलते हुए डॉक्टर राजीव जयदेवन, वाइस चेयरमैन रिसर्च सेल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ने कहा
कहा कि कोविड-19 जटिलताओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण जोखिम कारक उम्र है। महत्वपूर्ण सवाल यह था कि क्या स्वस्थ बच्चों का टीकाकरण केवल कुछ महीने पहले कुछ स्पर्शोन्मुख और हल्के संक्रमणों को रोकने के लिए इसके लायक था। संरक्षण की छोटी अवधि बाल चिकित्सा कोविड-19 टीकाकरण को अनाकर्षक बनाती है जब संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से किया जाता है। हर्ड इम्यूनिटी की अवधारणा अब वायरस के लिए मान्य नहीं है क्योंकि स्टरलाइजिंग इम्यूनिटी नहीं होती है और रीइंफेक्शन या ब्रेक थ्रू संक्रमण आम है, ऐसा उन्होंने कहा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एक दुर्लभ जटिलता को रोकने के लिए भारी संख्या में बच्चों का टीकाकरण करने का कोई मतलब नहीं था। हमें उन बच्चों को प्राथमिकता देनी चाहिए जिन्हें टीकों की सबसे ज्यादा जरूरत है। ये सहरुग्णता वाले बच्चे होंगे जिनमें जटिलताएं विकसित होने की संभावना अधिक होती है। एक अतिरिक्त उपसमूह में वे बच्चे होंगे जो कैंसर और इम्यूनोसप्रेस्ड या बुजुर्ग रिश्तेदारों के साथ रहते हैं। इन बच्चों को भी मामले के आधार पर टीकाकरण के लिए विचार किया जा सकता है। उपसमूह में उत्पन्न होने वाली किसी भी टीके से संबंधित जटिलताओं के लिए सावधानी पूर्वक निगरानी रखने की आवश्यकता थी, उन्होंने जोर देकर कहा। टीके विभिन्न आयु समूहों में अलग अलग जटिलताएं पैदा करते हैं और हमें इसे ध्यान से देखना चाहिए। डॉक्टरों ने इस बात पर भी जोर दिया कि सभी बच्चों का टीकाकरण करने से संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। क्यूआरजी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल फरीदाबाद बाल रोग और नवजात विज्ञान की सलाहकार डॉक्टर स्मिता श्रीवास्तव ने कहा कि वायरस किसी भी आयु वर्ग को प्रभावित करता है और टीकाकरण ही आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है। बच्चों का टीकाकरण कर हम पूरी तरह से स्कूल शुरू कर सकेंगे। आकाश हेल्थ केयर के पल्मोनोलॉजी के वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर अक्षय बुधराजा ने कहा कि यह कदम बच्चे के साथ साथ उनके आसपास के लोगों के लिए भी फायदेमंद होगा। बच्चे और किशोर कमजोर समूह हैं। यदि वैक्सीन सुरक्षा डेटा पर्याप्त मजबूत है और हम उनका टीकाकरण करते हैं तो इसका कोविड-19 के संचरण को कम करने में बड़ा प्रभाव पड़ेगा। यह एक बड़ा कदम होगा क्योंकि धीरे धीरे स्कूल, कोचिंग सेंटर और केंद्र खुल रहे हैं। चूंकि बच्चों के लिए टीकाकरण अभी तक नहीं आया है और परीक्षण के चरण में है, हमें यह देखने की आवश्यकता है कि हम उन्हें समय पर टीकाकरण देकर उन्हें उचित सुरक्षा प्रदान करें ताकि संक्रमण की गंभीरता में काफी कमी आ जाए, भले ही वे कोविड को अनुबंधित करें। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है TOEFL इन पेन एंड पेपर फॉर्मेट फ्रॉम दिसंबर 11। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। 11 दिसंबर से TOEFL पेन और पेपर फॉर्मेट में एक विदेशी भाषा के रूप में अंग्रेजी की परीक्षा जिसे TOEFL के नाम से जाना जाता है 11 दिसंबर से पेन और पेपर टेस्ट के रूप में उपलब्ध होगी। शैक्षिक परीक्षण सेवा ETS परीक्षण के मालिक ने बुधवार को घोषणा की भारत में पंजीकरण अब खुल गए हैं। TOEFL एक मानकीकृत परीक्षा है जो एक उम्मीदवार के बोलने, सुनने, पढ़ने और लिखने के कौशल का आकलन करती है और ज्यादातर विश्वविद्यालयों द्वारा गैर अंग्रेजी बोलने वाले देशों के आवेदकों की अंग्रेजी दक्षता का न्याय करने के लिए उपयोग किया जाता है। जब TOEFL को 57 साल पहले पेश किया गया था तो यह शुरू में एक पेपर आधारित परीक्षा थी जिसे बाद में कंप्यूटर आधारित और फिर इंटरनेट आधारित परीक्षण प्रारूपों के पक्ष में चरणबद्ध किया गया था जिसे केवल अधिकृत परीक्षा केंद्रों पर ही लिया जा सकता था। पिछले साल महामारी में फैसले के बाद ETS ने एक इंटरनेट आधारित परीक्षण की पेशकश भी शुरू की जिसे ऑनलाइन प्रॉक्टर के साथ घरेलू कंप्यूटरों का उपयोग करके किया जा सकता था। नवीनतम संस्करण में परीक्षा केंद्रों पर पेन और पेपर प्रारूप में 3 घटक उपलब्ध होंगे। स्पीकिंग मॉड्यूल को अगले 3 दिनों के भीतर एक ऑनलाइन प्रॉक्टर के साथ होम कंप्यूटर पर लिया जाना चाहिए। ETS के एक बयान में कहा गया है कि पोर्टफोलियो में इस विकल्प को जोड़ने से परीक्षार्थियों की अनूठी परीक्षण प्राथमिकताओं को पूरा किया जाता है, विशेष रूप से यह देखते हुए कि कई पसंद करते हैं और पेन आधारित परीक्षण विकल्प के साथ सबसे अधिक आरामदायक हैं। परीक्षण महीने में 2 बार पेश किए जाएंगे। शुरुआत में पूरे भारत के 18 शहरों में
में पेपर आधारित परीक्षा लेने के लिए मूल्य टैग अन्य 2 विकल्पों के समान होगा, जो $190 या लगभग 14,000 रुपए होगा। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है 1183 ऑक्सीजन प्लांट्स कमीशन्ड सो फार। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। अब तक 1183 ऑक्सीजन संयंत्र चालू। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बुधवार को कहा कि पीएम केयर्स के तहत स्वीकृत 41 प्रेशर स्विंग सोखना PSA ऑक्सीजन प्लांट अक्टूबर के अंत तक चालू हो जाएंगे। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने, जिन्हें मई में पीएम केयर्स के तहत 1224 संयंत्रों को चालू करने की देखरेख का काम सौंपा गया था, ने कहा कि देश भर के सरकारी अस्पतालों में स्थित 1183 संयंत्र पहले ही चालू हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि लद्दाख से लेकर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तक देश के सभी 736 जिलों को कवर किया गया है। संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए संयंत्रों को स्थापित करने और चालू करने की प्रक्रिया 108 दिनों में पूरी हो गई थी। उन्होंने कहा कि संयंत्रों की कुल लागत लगभग 1200 करोड़ रुपए थी। श्री मिश्रा ने कहा कि बुनियादी ढांचे के संचालन और रखरखाव के लिए 7000 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है। साइटों की तैयारी NBCC, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और राज्य सरकारों द्वारा की गई थी। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है 100 सैनिक स्कूल्स विल एडमिट स्टूडेंट्स फ्रॉम 2022 टू 2023। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। 100 नए सैनिक स्कूल 2022-2023 तक छात्रों को देंगे दाखिला। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत स्थापित किए जाने वाले 100 नए सैनिक स्कूल रक्षा मंत्रालय के तहत मौजूदा स्कूलों से अलग एक विशेष कार्यक्षेत्र में काम करेंगे और शैक्षणिक वर्ष 2022-23 में प्रवेश लक्षित हैं। अधिकारी ने कहा कि अकादमिक वर्ष 2022-23 से शुरू होकर लगभग 5000 छात्रों को ऐसे 100 संबद्ध स्कूलों में कक्षा 6 में प्रवेश मिलने की उम्मीद है। पहले चरण में राज्यों, गैर सरकारी संगठनों और निजी भागीदारों से 100 स्कूल तैयार करने का प्रस्ताव है। कैबिनेट ने मंगलवार को सैनिक स्कूल सोसाइटी से संबद्ध होने वाले 100 स्कूलों को शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। मौजूदा 33 सैनिक स्कूलों में कक्षा 6 में लगभग 3000 छात्रों की प्रवेश क्षमता थी। मंत्रालय से समर्थन के संदर्भ में सोसाइटी निजी और सरकारी स्कूलों को संबद्धता प्रदान करेगी, जो शिक्षा और बुनियादी ढांचे से संबंधित एक निश्चित वस्तुनिष्ठ मानदंड को पूरा करते हैं। इस योजना में कक्षा 6 से 12 तक प्रतिवर्ष 50 छात्रों की ऊपरी सीमा के अधीन कक्षा की संख्या के 50% के लिए 40,000 प्रतिवर्ष की ऊपरी सीमा के अधीन 50% की वार्षिक शुल्क सहायता प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। योग्यता सह साधन आधार पर शुल्क में छूट के कारण अधिकतम खर्च 20 लाख रुपए प्रति कक्षा प्रति स्कूल प्रतिवर्ष होगा। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है आर्मी चीफ नरवणे कॉल्स ऑन राजपक्षे। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। सेना प्रमुख नरवणे ने राजपक्षे से मुलाकात की। भारतीय सेना के थल सेना अध्यक्ष COAS जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने बुधवार को श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री महिंदा से मुलाकात की। उनकी 4 दिवसीय द्वीप राष्ट्र यात्रा के दौरान भारत के शीर्ष सैन्य अधिकारी की यात्रा विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला की श्रीलंका यात्रा के एक सप्ताह बाद हुई है, जिसमें मुख्य रूप से द्विपक्षीय विकास और कनेक्टिविटी परियोजनाओं में तेजी लाने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। राष्ट्रपति गोटाबाया के साथ अपनी बैठक में जनरल नरवणे ने कहा कि भारतीय क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए पड़ोसी देशों की स्थिरता की अत्यधिक उम्मीद करता है। राष्ट्रपति कार्यालय के एक बयान में कहा गया है, मीडिया विज्ञप्ति में कहा गया है कि सेना में अपनी सेवा
के दौरान भारत में प्राप्त प्रशिक्षण और प्राप्त अनुभवों को याद करते हुए राष्ट्रपति ने श्रीलंकाई सैन्य कर्मियों द्वारा भारत में प्राप्त सैन्य प्रशिक्षण के माध्यम से हासिल की गई नेतृत्व क्षमताओं की सराहना की। हर साल लगभग 1000 श्रीलंकाई सेना के अधिकारी भारत में सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। इसके अलावा 50 सेना अधिकारियों के लिए एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया प्रशिक्षण कार्यक्रम निकट भविष्य में प्रदान किया जाएगा, जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और श्रीलंकाई सेना के कमांडर जनरल चैवेंद्र सिल्वा के अनुरोध पर राष्ट्रपति मीडिया डिवीजन कहा। भारतीय सेना की प्रमुख यात्रा भारतीय श्रीलंकाई सेना के साथ चल रहे कार्यक्रम मित्र शक्ति के साथ मेल खाते हैं, जिसे इस क्षेत्र के सबसे बड़े द्विपक्षीय सैन्य अभ्यासों में से एक कहा जाता है। भारतीय उच्चायोग एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि यात्रा के दौरान आपसी हितों के क्षेत्रों और मौजूदा द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को बढ़ाने के रास्ते पर चर्चा की जाएगी, जिसमें श्रीलंका भारत का प्राथमिकता वाला भागीदार होगा। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा, जनरल नरवणे ने प्रधानमंत्री राजपक्षे से मुलाकात, जिन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा श्रीलंका को पूरे वर्षों में विशेष रूप से प्रशिक्षण के क्षेत्र में प्रदान की गई सहायता के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त की। बयान में कहा गया है कि दोनों प्रतिनिधिमंडलों ने पारस्परिक हित के कई क्षेत्रों पर चर्चा की, जिसमें कट्टरपंथ और आतंकवाद, क्षेत्रीय चिंताओं और देश की सेवा के बाद दिग्गजों की देखभाल के महत्व शामिल हैं। इससे पहले श्रीलंका के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को संबोधित करते हुए भारतीय सेना प्रमुख ने कहा, परिपक्व लोकतंत्रों के रूप में दोनों देशों के निर्वाचित नेताओं की गुणवत्ता और बातचीत हमारी दोनों सेनाओं के बीच समान बातचीत से प्रतिबिंबित होती है। भारतीय सेना के हिस्से के रूप में अपने दिनों को याद करते हुए श्रीलंका ने 1987 से 1990 तक शांति रक्षक बल तैनात किया था। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है कैप्टन किर्क गोज टू स्पेस फॉर रियल दिस टाइम। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। कैप्टन किर्क अंतरिक्ष में जाते हैं, इस बार वास्तव में। जीवन ने कला की नकल की 90 वर्षीय अभिनेता विलियम शेटनर, जिन्होंने प्रतिष्ठित स्टार ट्रेक चरित्र कैप्टन जेम्स टी किर्क की भूमिका निभाई, बुधवार की सुबह अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए। मिस्टर शेटनर जेफ बेजोस की स्पेस फ्लाइट कंपनी ब्लू ओरिजॉन के एक अंतरिक्ष कैप्सूल न्यू शेपर्ड में 4 लोगों के दल का हिस्सा थे। आयु रिकॉर्ड कुछ महीनों के लिए 82 वर्षीय वैली फंक द्वारा आयोजित किया गया था, जो 20 जुलाई को अंतरिक्ष में जाने वाली ब्लू ओरिजिन उड़ान का हिस्सा था। ब्लू ओरिजिन अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किए गए आंकड़ों के अनुसार उड़ान, जो टेक्सास से भरी गई थी, 10 मिनट 11 सेकंड तक चली, जिसकी अधिकतम गति 3597 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अपभू अर्थात पृथ्वी से अधिकतम दूरी प्राप्त की गई थी 3,51,000 फीट। बोर्ड पर अन्य यात्री एक ब्लू ओरिजिन कर्मचारी और 2 भुगतान करने वाले ग्राहक थे। मिस्टर शेटनर पृथ्वी पर लौटने के बाद भावनाओं से अभिभूत दिखाई दे रहे थे। मिस्टर बेजोस ने उन्हें गले लगाया। उन्होंने कहा कि आपने मुझे जो दिया है वह सबसे गहरा अनुभव है। उन्होंने उड़ान के बारे में ऐसा कहा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है मैं इससे कभी उबर नहीं पाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि मैं अब जो महसूस कर रहा हूं उसे बनाए रख सकता हूं। मैं इसे खोना नहीं चाहता। तो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति है कि अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन हैं? तो वे 90 वर्षीय अभिनेता विलियम शेटनर हैं, जिन्होंने प्रतिष्ठित स्टार ट्रेक चरित्र कैप्टन जेम्स टी किर्क की भूमिका निभाई थी। और इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है एल्यूमिनियम इंडस्ट्री रिंग्स अलार्म बेल्स ओवर कोल शॉर्टेज। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। एल्यूमिनियम उद्योग कोयले की कमी पर खतरे की घंटी बजाता है। एल्यूमिनियम उद्योग ने कोल इंडिया को एक SOS भेजा है, जिसमें कोयले की बाद खतरनाक स्थिति का सामना कर रहे उद्योग के अस्तित्व के लिए आपूर्ति तुरंत फिर से शुरू करने की मांग की गई है। एल्यूमिनियम एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष राहुल शर्मा ने कोल इंडिया को लिखे एक पत्र में कहा कि मौजूदा गंभीर कोयले की कमी ने अत्यधिक अनिश्चित स्थिति पैदा कर दी है, मुख्य रूप से एल्यूमिनियम जैसे अत्यधिक बिजली गहन उद्योगों के लिए, जिसमें कोयले की उत्पादन लागत का लगभग 40% हिस्सा है। एल्यूमिनियम गलाने के लिए उत्पादन के लिए निर्बाध गुणवत्ता वाली बिजली आपूर्ति की आवश्यकता होती है, जिसे केवल इन हाउस कैपेसिटी
कैपेसिटिव पावर प्लांट CPP के माध्यम से पूरा किया जा सकता है, जो 24 घंटे 7 दिन और 365 दिन संचालित होते हैं और सुनिश्चित लंबी अवधि के लिए CIL और इसकी सहायक कंपनियों के साथ ईंधन आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समूह ने नोट किया कि गैर विद्युत क्षेत्र के लिए सुरक्षित आपूर्ति और रेक को रोकने का हालिया निर्णय उद्योग के लिए हानिकारक था और यह स्थिरता को खतरे में डाल देगा, क्योंकि यह निरंतर प्रक्रिया आधारित संयंत्र तदर्थ बंद और संचालन शुरू करने के लिए डिजाइन नहीं किए गए थे। किसी भी बिजली आउटेज विफलता 2 घंटे या उससे अधिक के परिणाम स्वरूप बर्तनों में पिघला हुआ एल्यूमीनियम जम जाता है, जिससे कम से कम 6 महीने के लिए संयंत्र बंद हो जाता है और भारी नुकसान होता है। फिर से पैसे खर्च होते हैं और एक बार फिर से शुरू होने में लगभग 1 साल का समय लगता है। उद्योग को एक ठहराव में लाया गया था और शमन योजना तैयार करने के लिए समय नहीं बचा था। परिचालन संयंत्रों के कोयले के भंडार 2-3 दिनों के खतरनाक रूप से कम महत्वपूर्ण स्टॉक तक कम हो गए हैं और संयंत्र बंद होने के बड़े जोखिम और बड़े रोजगार के नुकसान और MSME के बिगड़ने के खतरे के साथ कम बिजली उत्पादन पर काम करने के लिए मजबूर हैं। आपूर्ति मांग बेमेल के कारण चल रही वैश्विक एल्यूमीनियम की कमी को जोड़ना भी संकट को बढ़ा रहा था। समूह ने कहा कि वैश्विक कोयले की कीमतें तेजी के साथ साथ समुद्री माल ढुलाई दरों में तेजी के कारण कोयले की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस आपातकालीन स्थिति में आयात रिसोर्सिंग पूरी तरीके से अव्यावहारिक हो रहे थे, जो कि सर्वकालिक उच्च था। उद्योग समूह ने आर्थिक रूप से व्यवहार उद्योग संचालन के लिए सुरक्षित लिंकेज के खिलाफ CPP के लिए कोयले की आपूर्ति तत्काल फिर से शुरू करने की मांग की है। ने उपभोक्ताओं को कुछ राहत प्रदान करने के लिए जल्द से जल्द रेल मोड के माध्यम से CPP उप क्षेत्र के लिए कोयला लिंकेज या अनन्य नीलामी में तेजी लाने के लिए इष्टतम कोयला भौतिकीकरण और अन्य सभी चीजों के लिए प्राथमिकता पर आवंटन की मांग है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। न्यूज का टाइटल है इंडियाज ट्रेड विद चाइना सेट टू एक्सीड $100 बिलियन इन 2021। चीन के साथ भारत का व्यापार 2021 में $100 अरब से अधिक होने का अनुमान। चीन के साथ भारत का व्यापार 2021 में पहली बार $100 बिलियन आंकड़ा पार करने के लिए तैयार है, जिसमें शिपमेंट 3 तिमाहियों के बाद $90 बिलियन तक पहुंच गया है, जो पूर्व महामारी के स्तर से लगभग 30% छलांग है। चीन के सीमा शुल्क के सामान्य प्रशासन GAC के आंकड़ों से पता चलता है कि दो तरफा व्यापार पहले 9 महीनों में 49% बढ़कर $90.37 अरब हो गया। चीन से भारत का आयात 51.7% बढ़कर $68.4 अरब हो गया, जबकि भारत का निर्यात 42.5% बढ़कर $21.9 अरब हो गया। दो तरफा व्यापार पूर्व महामारी के असर से काफी अधिक था। 2019 में इसी अवधि की तुलना में द्विपक्षीय व्यापार में 9.7% की वृद्धि हुई, जिसमें भारत का आयात 21.5% और चीन को निर्यात 64.5% बढ़ गया। भारत चीन का सबसे बड़ा निर्यातक लौह अयस्क, कपास और अन्य कच्चे माल पर आधारित वस्तुओं से संबंधित है। भारत बड़ी मात्रा में यांत्रिक और विद्युत मशीनरी का आयात करता है, जबकि चिकित्सा आपूर्ति का आयात पिछले 2 वर्षों में बढ़ा है। चीनी व्यापार अधिकारियों ने देश की आर्थिक सुधार के साथ साथ मजबूत वैश्विक मांग के लिए चीन के समग्र व्यापार प्रदर्शन को जिम्मेदार ठहराया है। भारत के साथ व्यापार में वृद्धि चीन के प्रमुख व्यापारिक भागीदारों के लिए सबसे तेज थी, जबकि चीन का कुल व्यापार 22.7% बढ़ा, जबकि उसके सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों आसियान, यूरोपीय संघ और अमेरिका के साथ क्रमशः 21.1%, 20.5% और 24.9% की वृद्धि हुई। GAC ने कहा कि चीन से मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल उत्पादों के साथ साथ औषधीय सामग्री का निर्यात तेजी से बढ़ा है। दवा और औषधीय सामग्री का निर्यात 2 गुना से अधिक हो गया है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अब हम पहुंच चुके हैं आज के खबरों के सबसे अंतिम पड़ाव पर, जो कि है डेटा पॉइंट। इस डेटा पॉइंट का टाइटल है हाई सीरो प्रेवलेंस केरला। तो चलिए इसे पढ़ते
हैं केरल में उच्च सीरो प्रेवलेंस। यहाँ पर लिखा गया है कि सितंबर में हुए सीरो सर्वे के मुताबिक केरला की 83% वयस्क आबादी को कोविड-19 एंटीबॉडीज प्राप्त हो चुके हैं और इसके साथ ही साथ बच्चों में 40% एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी हैं जब से स्कूल खुले हैं और ये बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है। और एक आंकड़ों के अनुसार बच्चों और वयस्कों में सीरो प्रेवलेंस डेटा के मुताबिक कुल आबादी के 72% आबादी में ये एंटीबॉडीज डेवलप हो सकते हैं, जो कि पिछली बार आईसीएमआर द्वारा जून जुलाई में किए गए सर्वे जिसमें 44% था उससे कहीं अधिक है। तो इस प्रकार का ये जो बढ़ोतरी है वो यह प्रदर्शित करती है कि हाल ही के महीनों में ऐसे बहुत से आबादी हैं जिन्हें पहली और दूसरी दोनों डोजेस दी जा चुकी हैं। इसके साथ ही नीचे आप चार्ट में देख सकते हैं कि इस सर्वे के रिजल्ट्स क्या क्या थे, जिसमें 18 साल से अधिक, 18 से 49 साल के बीच, 15 से 17 साल के बीच के बच्चे और 18 साल से अधिक उम्र की जनजातियां, साथ ही साथ तटीय क्षेत्र के रहने वाले लोग और शहरी गरीब आबादी को भी सम्मिलित किया गया था। के साथ ही के ग्राफ में आप देख सकते हैं कि मई 2020 से लेकर के सितंबर 2021 के बीच में किस हिसाब से केरला की आबादी में एंटीबॉडीज डेवलप हुए हैं। और इसके साथ ही एक दूसरे ग्राफ में आप देख सकते हैं कि 16 जनवरी 2021 से लेकर के 12 अक्टूबर 2021 के बीच में ऐसे कितने आबादी है जिनको पहले और दूसरी डोजेस दोनों दी जा चुकी हैं। और सबसे अंतिम वाले ग्राफ में आप देख सकते हैं कि CFR यानी कि क्यूमुलेटिव केस फैटेलिटी रेट केरला और इंडिया में किस रफ्तार से बढ़ी हैं और ये बढ़ोतरी या घटोतरी 30 जनवरी 2020 से लेकर के 12 अक्टूबर 2021 के बीच दिखाई गई है। तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के इसे ध्यान से समझने और पढ़ने की पूरी कोशिश कीजिएगा। आज की वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और कमेंट करते हुए शेयर भी कीजिएगा। के साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए और हमारे चैनल को ज्वाइन करने का लिंक टेलीग्राम पर हमारे नीचे कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दिया गया है, तो आप वहां पे जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।